वेलकम टू माय चैनल क्लास 10th। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऐसी क्या बात है कि हम लोग अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे जो कैरेक्टर्स है वो अधिकतर हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, या फिर हम उनके जैसे ही क्यों हैं? क्यों ह्यूमन बीइंग ही है, कोई और एनिमल्स वो रिप्रोड्यूस क्यों नहीं करते? क्या अपने माँ बाप के कैरेक्टर्स या उनके दादा दादी के कैरेक्टर्स भी हमारे अंदर हैं? क्या कुछ लोग कहते हैं हमेशा कि अरे तुम तो अपने दादा से मिलते हो, तुम तो अपने चाचा से मिलते हो। क्या ये बातें भी होती है हमारे घरों में? ऐसा होता है? तो ऐसा क्या होता है कि हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं? इसका मतलब ये है कि जब हमारे पेरेंट्स हमें प्रोड्यूस करते हैं तो उनके कुछ कैरेक्टर्स हम में ट्रांसमिट हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को कहते हैं बच्चों क्या? हेरिडिटी। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये चैप्टर क्लास 10 में मोस्ट ऑफ द टफेस्ट चैप्टर माना जाता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। बस क्या है, समझने की बात है। इसकी थ्योरीज, इसके जो एक्सपेरिमेंट्स है वो समझ करके हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को बहुत ही इजीली ढंग से समझ सकते हैं, और जब मैं आपके साथ हूं तो आप इसे बिल्कुल ही अच्छे से समझ लेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये दो फॉर्म में है बच्चों, दो पार्ट में है ये चैप्टर, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज हेरिडिटी और ये किन एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होकर हम लोग ये बात कह रहे हैं कि हम अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं। तो बस यूं ही देखकर हवा में बातें नहीं कर रही है, ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। और ये हेरिडिटी जो टर्म दिया था, जिन्होंने जेनेटिक्स का टर्म दिया था, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, उनके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी हम लोगों ने पूरा पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। अब हेरिडिटी हम लोग जान जाएंगे कि क्या है, कैसे हमारे पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर्स को। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या ये ट्रांसफर होते होते कुछ चेंजेस, बिल्कुल हम लोग टू कॉपी तो नहीं है ना अपने पेरेंट्स की तरह। हम लोग अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल भी तो नहीं है, बिल्कुल क्लोन तो नहीं है उसके, है ना। कुछ डिफरेंसेस हैं हमें डिफरेंसेस है, और कुछ स्लाइटली डिफरेंस आते आते क्या ये डिफरेंस इतना बढ़ जाता है कई जनरेशन के बाद कि एक नई स्पीसीज हो सकती है। जी हाँ, ऐसा होता है। बट हम लोग जैसे एक दो जनरेशन में ये डिफरेंसेस नहीं नजर आता है, बट ये जनरेशन आगे चलते चलते इतना बढ़ जाता है। अगर हम लोग 100 जनरेशन या 1000 जनरेशन के बाद देखेंगे पहले जनरेशन को और फिर अभी के जनरेशन को, तो हमें काफ़ी डिफरेंसेस नज़र आएंगे। इसका एग्जाम्पल मैं बता सकती हूँ कि जैसे आप लोग आदि मानव को कंसिडर करो। आदि मानव का कैसे दिखते थे? उनके शरीर में बहुत बड़े बड़े बाल थे, वो झुककर चलते थे, बड़ा सा मुँह था। क्या हम और उनमें फ़र्क है? बहुत फ़र्क है ना, बहुत फ़र्क है। बट हम एक ही स्पीसीज़ हैं, है ना। आदि मानव जो थे वही मानव बने, ऐसा हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो क्या चेंजेस इतना एक जनरेशन की चेंजेस नहीं है, ये हज़ारों लाखों जनरेशन की चेंजेस है कि वहाँ से हम बन गए। तो वेरिएशंस आया, है ना, वेरिएशंस आया और इवोल्यूशन हुआ। तो एक स्पीसीज़ का धीरे धीरे कई जनरेशन के बाद एक नई स्पीसीज में चेंज हो जाना ही कहलाता है बच्चों इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन में भी हम लोग डार्विन की थ्योरी को स्पेशली बहुत ही आराम से अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल बेस है, बहुत सारे फॉसिल्स बेस्ड है, सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हेरिडिटी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इस कैरेक्टर्स को, जो कैरेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, इस कैरेक्टर को बायोलॉजिकल टर्म में ट्रेट्स के नाम से जाना जाता है। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे नए वर्ड्स सुनने के लिए मिलेंगे, इसलिए हम लोग जैसे जैसे उसको पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उस वर्ड्स का मीनिंग भी मैं बताती जाऊंगी और आप समझते चले जाएंगे। अगर मैं एक साथ सब स्टार्टिंग में ही बता दूं
तो फिर आप लोगों को आगे समझने में दिक्कत होगी। इसलिए आप तब उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जब उसके थ्योरी रिलेटेड चीजों को आप पढ़ेंगे, है ना। तो अभी हम लोग जानते हैं व्हाट इज ट्रेड्स। ट्रेड्स रिस्पॉन्सिबल फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम लोग ह्यूमन बीइंग को लेके चलते हैं। रिस्पॉन्सिबल फीचर ह्यूमन बीइंग का लाइक हाइट, हमारा हाइट। कॉम्प्लेक्सन, कॉम्प्लेक्सन हम गोरे हैं, काले हैं, सावले हैं, कैसे है। शेप ऑफ हेयर, हमारा हेयर स्ट्रेट है, कर्ली है, कर्ली हेयर स्ट्रेट मिक्स है, कैसा है। कलर ऑफ आईज, हमारे आईज का कलर कैसा है, ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लू है, किस तरह का है। एंड शेप ऑफ नोज एंड चिन, हमारे नोज का कैसा शेप है, हमारे चिन का कैसा शेप है, एक्सेट्रा आर कॉल्ड कैरेक्टर्स और ट्रेड्स। तो ये सारी चीजों को हम लोग कैरेक्टर्स कहते हैं। और अगर आप लोग ध्यान दें तो यही तो है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चेंज होते हैं थोड़ा बहुत। नाक मिल रहा है, चिन मिल रहा है, हेयर्स मिल रहा है, कॉम्प्लेक्सन मिल रहा है, ठीक है। तो यही सारी चीजें तो चेंज होती है, तो इसे कहते हैं हम लोग ट्रेड्स। एंड अगर डेफिनेशन हम लोग हेरिडिटी का देखें, द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स या फिर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि व्हाट इज हेरिडिटी, और जो ट्रेड्स हो रहा है, जो कि कैरेक्टर्स है, जो क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, वो कौन कौन से कैरेक्टर्स है। अभी मैंने बात की वेरिएशन की, कुछ ना कुछ चेंजेस हमारे अंदर आते हैं। हमारे पेरेंट्स की तरह हम लोग बिल्कुल सेम नहीं दिखते। इसकी बात मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी की थी, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसमें हम लोगों ने दो रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, मेथड के बारे में पढ़ा था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, जहाँ की हम लोगों ने बात की थी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, इसलिए जो उसके ऑफस्प्रिंग होते हैं वो लगभग अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल सेम होते हैं और उनमें कोई भी वेरिएशन उतना दिखता नहीं है। समझिए कि क्लोन होते हैं एक दूसरे के। बट जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आ जाती है, वहाँ पर कभी भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग सेम नहीं होते, कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर आता है। तो व्हाट इज वेरिएशन? Variation, the differences in the characters among the individual of a species is called variation। जो slightly difference आ रहा है एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में, वो हो गया क्या, मतलब उसी स्पीसीज पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वो हो गया क्या, वेरिएशन। जो भी थोड़ा भी चेंजेस अगर आया है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। जैसे कि ह्यूमन हाइट, हमारे पेरेंट्स का हाइट कुछ और होगा, हमारा हाइट कुछ और है। ईयर लोब स्ट्रक्चर इसका मेन एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग। ईयर लोब अगर देखेंगे तो आप लोग देखिएगा कि किसी का ईयर लोब जुड़ा होता है और किसी का फ्री होता है। ये फिगर देखिए आप, ये देखिए यहाँ दो तरह का कान का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए ये अटैच्ड है और यहाँ पर लोब क्या है, फ्री है। तो ये भी इवोल्यूशन के टर्म में ही आया हुआ है। तो आपने देखा कि ये स्ट्रक्चर जो है एक फ्री लोब स्ट्रक्चर है, एक जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, ये भी एक इवोल्यूशन का टर्म में आ जाता है। और ये वेरिएशंस कह सकते हैं कि जनरेशन बाय जनरेशन ये चेंज हो रहे हैं। सो वेरिएशन, व्हाई वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट, क्यों हम लोग वेरिएशन को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस हेरिडिटी चैप्टर में, इतना मैं वेरिएशन की बात क्यों कर रही हूँ, बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी। अगर हम पृथ्वी पर अपने स्पीसीज को कायम रखना चाहते हैं तो हमें वेरिएशन होना चाहिए। हम बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। सारे जीव जो हमारी स्पीसीज के हैं उनकी क्षमताएं अलग अलग होनी चाहिए। क्यों हमारी क्षमताएं अलग अलग होनी चाहिए? क्योंकि इस इन्वायरमेंट का, इस अर्थ का कुछ नहीं कहा जा सकता। कब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाए, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, कब आंधी तूफान, कैसा मौसम बदल जाए, कभी कोई एस्ट्रॉइड्स आके टकरा जाए, है ना। तो अगर ये सारी चीज़ें होंगी और हम सबकी क्षमताएं बिल्कुल सेम होंगी, हमें बिल्कुल वेरिएशंस नहीं होगा, तो क्या होगा, अगर हम उस एनवायरनमेंट को नहीं झेल पाए, जैसे कि मान लो कोई एस्ट्रॉइड्स टकराया और बहुत गर्मी उत्पन्न हुई और हम उस एनवायरनमेंट को नहीं झेल पाए, तो हमारी सारी स्पीसीज अगर एक जैसी है तो वो कोई नहीं झेल पाएगा और सारे के सारे स्पीसीज क्या होंगे, मर जाएंगे, तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। बट अगर वेरिएशंस हैं हम में तो हमारे बचे रहने की संभावना है।
है ना, हमारे बचे रहने की संभावना है। कुछ उसे नहीं झेल पाएंगे तो कुछ उस प्रचंड गर्मी को झेल सकेंगे और अपने आप को जीवित रख सकेंगे, और अगर कुछ भी जीवित रहे तो फिर वो रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने स्पीसीज को बढ़ा सकते हैं। तो इस पृथ्वी पर अपने स्पीसीज को कायम रखने के लिए हमें वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है, और ये वेरिएशन आते कहाँ से है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही इट मोस्टली हैपन इन द एनिमल हैविंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए भी, है ना। अब यहाँ पर एक और बात की गई थी, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द सेक्स सेल गैमेट ऑफ द पेरेंट्स। सेक्स सेल में प्रेजेंट होता है गैमेट्स जो होते हैं पेरेंट्स के। यहाँ हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो मेल गैमेट्स स्पर्म एंड फीमेल गैमेट एग जो है, इन दोनों में ही स्टोर है हमारा इंफॉर्मेशन, और ये दोनों गैमेट मिलते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं, तो दोनों के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ऑफस्प्रिंग में आते हैं, और इसलिए वेरिएशन ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है? वेरिएशन ज़्यादा होता है। तो हमारे लिए वेरिएशन क्या है? बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर में पढ़ने की जो बात है, जो हम लोग कह रहे हैं, क्या सेक्स सेल की बात कर रहे हैं, तो उस सेल में कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो वो कैरेक्टर्स रहते कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं? हमारे क्रोमोसोम में। आप लोगों ने क्लास 9th में सेल चैप्टर पढ़ा, उसके न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसी में है हमारे सारे कैरेक्टर्स मौजूद। तो आइए पहले हम लोग क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है, जीन क्या है, इन सबको जान लेते हैं। उसके बाद स्टार्ट करेंगे मेंडल लॉ, कैसे हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, कैसे कौन सा कैरेक्टर हमारे अंदर आता है और वो क्या कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। थैंक यू।